हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का 10th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। एनसीईआरटी में इस टॉपिक को 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से 2 सब टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्टली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोइक्योमेट्री का मीनिंग और स्टोइक्योमेट्री का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ में रिलेशन। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन का कोर कॉन्सेप्ट और साथ में ही बैलेंसिंग की ट्रिक भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइक्योमेट्री से। अगर हम स्टोइक्योमेट्री वर्ड की बात करें तो स्टोइक्योमेट्री वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड है स्टोइक्योन, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, एंड मीट्रोन, मीट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब स्टोइक्योमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम आल्सो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन, और वो भी केमिकल रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। अब बात आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी हमें किसी केमिकल रिएक्शन के लिए दे दी जाए तो हम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बता सकते हैं। अब वो क्वांटिटी किस फॉर्म में हो सकती है, रिएक्टेंट्स के हमें मोल दे दिए जाए तो हम प्रोडक्ट्स के मोल निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो हम प्रोडक्ट के गैस वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कहीं रिक्वायर्ड है, एक केमिकल रिएक्शन है और हमें पता चले कि कोई एक्स प्रोडक्ट हमें इतने अमाउंट में बनाना है, एक्स अमाउंट में बनाना है, तो उसकी बैक कैलकुलेशन करते हुए हम रिएक्टेंट के अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने अमाउंट में हमें रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो स्टोइक्योमेट्री की हेल्प से होती हैं। अब बात आती है कि स्टोइक्योमेट्री तो हम समझ लेंगे, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो हम एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं या एक केमिकल चेंज लेते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन अगर हम कराएं और इसको अगर हम सिंबॉलिक केमिकल रिएक्शन लिखें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, फिर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई और उससे जो बना वो हुआ CO2 और वाटर। अब ये हमने सिर्फ इस केमिकल चेंज को केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अभी हमने बैलेंस नहीं किया। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन के सामने 2 कोफिशिएंट लगाना है और वाटर के सामने 2 कोफिशिएंट लगाना होगा। अब ये 2 ही क्यों लगाया, अदर क्या कोफिशिएंट लगाएंगे, अदर में कौन कौन से कोफिशिएंट लगाते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन से कोफिशिएंट्स आते हैं। ये सारा पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, एल्जेब्रिक मेथड भी मैं बताऊंगा, और किस किस तरह से कौन सी रिएक्शन में क्या मेथड लगाना चाहिए ये भी आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो आगे हम बैलेंसिंग वाला पार्ट तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की रिएक्शन जिसमें हम यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सामने कोफिशिएंट्स लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में इनिशियल जो सब्सटेंस हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है और जो केमिकल चेंज के बाद में होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। रिएक्टेंट साइड में जो जो एलिमेंट हैं उनके जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। इसी को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट ये हो गए, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH4 और ऑक्सीजन O2 जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये इनिशियली लिए गए हैं और इनमें केमिकल चेंज हुआ और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए, और न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुए CO2 और वाटर, ये यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। क्लियर है। अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के सामने यहाँ पे G ये वर्ड और लगे हुए हैं, तो ये हमें क्या इन्फॉर्म देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने G लिखा हुआ है, इन सभी के सामने G लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं। जैसे CO2 G लिखा हुआ है, इसका मतलब CO2 गैसियस स्टेट में। H2O G लिखा हुआ है, मतलब H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है, यानी कि ये वाटर वेपर बन रहा है, स्टीम यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो रही है। अगर वाटर के सामने लिक्विड L लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या है, ये वाटर है, वाटर यानी कि लिक्विड
लिक्विड स्टेट में वाटर यहाँ पे लिया हुआ है। अगर कई रिएक्शन में, कई केमिकल इक्वेशंस में L लिखा हुआ है H2O के साथ में, तो इसका मतलब है वाटर वहाँ पे कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। अगर वाटर के सामने S लिख दिया जाए, इसका मतलब है ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइस है। तो आइस को हम कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली H2O और ब्रैकेट में S लिख देंगे। इसी तरह से आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट में ही होता है, तो आयरन के साथ में ब्रैकेट में हम S लिखेंगे, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को। क्लियर है। एक वर्ड और आता है, कई जगह पे आपको AQ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे NaCl AQ लिखा हुआ है। अब NaCl AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है। AQ का मतलब होता है एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन। और अगर NaCl के आगे S लिखा हुआ है, NaCl के साथ में S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, NaCl कौन सी फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब NaCl का हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया और जो सॉल्यूशन बना है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NaCl AQ। बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं बिल्कुल जीरो से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, अभी जो हमने बात की, ये कोफिशिएंट्स जो हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कि जो बैलेंसिंग के बाद में केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स या नंबर लिखते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के सामने, या उनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के सामने जो नंबर लिखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। अब ये जो टर्म है ये ही स्टोइकियोमेट्री डिसाइड करती है। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने बोला कि ये जो केमिकल रिएक्शन है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो स्टोइकियोमेट्री जो है वो कई तरह से लिख सकते हैं। एक स्टोइकियोमेट्री हम लिखते हैं मोल के फॉर्म में, एक स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं हम मास के फॉर्म में, एक स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं हम वॉल्यूम के फॉर्म में, और एक स्टोइकियोमेट्री हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, अगर एटम है तो एटम भी हो सकते हैं। तो हम इस 3-4 तरह से हम क्या लिख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री को लिख सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल जो है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के सामने, वो किसको बताते हैं, मोल्स को बताते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये CH4 के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 1 से CH4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 1 मोल CH4 जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो 1 मोल CO2 यहाँ पे फॉर्म होता है और 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री हुई, ये हुई मोल स्टोइकियोमेट्री। अब मोल स्टोइकियोमेट्री से हम मास स्टोइकियोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम स्टोइकियोमेट्री भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। रिमेनिंग अगर डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो में खूब सारे क्वेश्चंस करवाएं, पूरा मोल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो की एंड स्क्रीन में भी उस लेक्चर की, इससे पहले वाले लेक्चर की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो यार, यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्री फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करती है, इसको समझना। अब आपको यूनिटरी मेथड जरूर से आता होगा, उसको आपको जरूर लगाना है। जैसे आपसे बोलें कि भाई हमारे पास अगर 5 मोल क्या है, 5 मोल, इफ हमारे पास 5 मोल CH4 है, मीथेन है, तो इसको कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए, मतलब कंप्लीटली बर्न करने के लिए, जिससे वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाए, कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको सिंपल सा क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है कि 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 5 मोल के लिए कितनी की हो जाएगी, 2 × 5 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 10 मोल ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी। 10 मोल ऑक्सीजन बोल दें, या फिर अगर ये ऑक्सीजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे है तो इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मास में निकालना चाहो 10 मोल ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं। ये सारा कन्वर्जन कैसे होता है इसमें आपको बताऊंगा, रिमेनिंग चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको कैसे आई है ये अभी एक बार समझ लीजिए। देखो
एक बार दोबारा से मैंने उसी केमिकल रिएक्शन को लिख लिया है ये, और हमने जो स्टोइकोमेट्री मोल स्टोइकोमेट्री डिस्कस की थी वो क्या थी कि 1 मोल CH4 को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल वाटर फॉर्म होगा। ये हम अभी पढ़ चुके थे। अब इसको मास स्टोइकोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखना कि मोल जो होता है, मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे। और अगर हमें मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, मोल हमारे पास दिया है तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब CH4 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो मास स्टोइकोमेट्री लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 16, और इतने क्या आ जाएंगे, ग्राम आ जाएंगे। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 16 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 16 ग्राम अगर हमें मीथेन की कंप्लीटली बर्न करना है तो ऑक्सीजन की कितना रिक्वायरमेंट होगा, अगेन यही फॉर्मूला लगाना है। ऑक्सीजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो 32 यहां पे हमने लिखा और ये आ जाएगा 64 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम अगर हमें मीथेन को कंप्लीटली बर्न करना है तो 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना फॉर्म होगा, तो देखो 1 मोल को अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगेन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो हमें क्या करना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, तो हमने 44 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। और 2 मोल वाटर है तो 2 मोल वाटर को हमें मास में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 18, तो 18 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। क्लियर है। तो हम दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 ग्राम अगर मीथेन को कंप्लीटली बर्न करना है तो 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 36 ग्राम हमारे पास वाटर फॉर्म होगा। क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे मास स्टोइकोमेट्री। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास दे दिया जाए या मास पूछ लिया जाए, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई 8 ग्राम आपको मीथेन है उसको कंप्लीटली बर्न करें तो आपके पास कितना वाटर फॉर्म होगा, तो आप बड़ा आराम से बता सकते हो 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर फॉर्म होता है, 8 ग्राम से कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर आपको स्टोइकोमेट्री की इंफॉर्मेशन या फिर इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत सिंपल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको हम वॉल्यूम स्टोइकोमेट्री की बात कर लेते हैं। सेम यार यहाँ पे हमने मोल और वॉल्यूम में रिलेशन भी हम जानते हैं। देखो मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्या लिख सकते हैं 22.7। अब ये 22.4 क्यों लिखते हैं, 22.7 क्यों लिखते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यार अगर हम प्रेशर है उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं प्रेशर की, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में तो यहाँ पे 22.4 आ जाता है। मैक्सिमम रेफरेंस बुक में यही वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यूज अगर हम लिखते हैं तो 22.7 आता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों ही है। एनसीईआरटी में 22.7 लिखा हुआ है तो आप 22.7 यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मोल को वॉल्यूम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.7। देखो यहाँ पे CH4 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स ये सभी अगर STP कंडीशंस पे ली जाएं, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे ली जाएं, तो वॉल्यूम हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 मोल है, 1 मोल को हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 22.7 लीटर। मैं 22.7 लीटर ले रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में ले रखा है, कई जगह पे 22.4 भी लिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 मोल ऑक्सीजन है STP पे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मोल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22.7, 2 इंटू 22.7 और ये वैल्यू आएगी लीटर में, और ये आएगी 45.4 लीटर। क्लियर। CO2 के अगर हम बात करें, CO2 के कितने वॉल्यूम चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 22.7 लीटर, इतना वॉल्यूम जो है CO2 का बनेगा। और वाटर के वॉल्यूम जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वाटर वेपर्स के जो वॉल्यूम बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 22.7 लीटर। ये जो है वॉल्यूम वाटर वेपर्स के बनेंगे, और वाटर वेपर किस पे स्टोर होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तब क्लियर है।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की स्टोइकियोमेट्री देते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH4 बर्न होगी और कितने मॉलिक्यूल्स CO2 के बनेंगे या H2O के बनेंगे। तो क्या करना है, वही मोल का कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाना है। मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, सिंपल सा यहाँ। और इसको स्टोइकियोमेट्री को अगर हम मोल वाले लिखना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 मोल मल्टीप्लाई बाई Na, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, इतने मॉलिक्यूल चाहिए। 2 Na मॉलिक्यूल्स हमें इसके ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट कंबस्ट करने के लिए, और जो फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फॉर्म होंगे, और 2 Na मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे क्या फॉर्म होंगे, H2O फॉर्म होंगे। सिंपल सा हम यही कर रहे हैं, मोल की वैल्यू लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई Na कर रहे हैं, ठीक है। मोल की वैल्यू स्टोइकियोमेट्री जो है वो हमें पता है, वो कहाँ से आई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन हमारे पास है तो उसको बैलेंस हमें करना ज़रूरी है। अगर हमने बैलेंस कर ली तो स्टोइकियोमेट्री हम इजी लिख लेंगे, और स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं तो उसके मास स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं इन जो फॉर्मूलाज के हेल्प से। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। पहली बात है कि क्यों किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मास नहीं किया जा सकता है तो इसको ही हम किसके लिए बोल सकते हैं, एटम के लिए बोल सकते हैं। ना तो एटम क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम जिस जिस एलिमेंट के पहले हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम कब होने चाहिए, रिएक्शन के बाद में होने चाहिए। सिर्फ उनके अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा। जैसे आयरन के एटम्स हैं, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में आयरन के हैं उतने ही कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में आयरन के एटम्स होने चाहिए। तब तो ये बैलेंस होगी और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी, नहीं तो वो फॉलो नहीं कर रही होगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो मैक्सिमम जगह या यूनिवर्सल लॉ एक तरह से कह सकते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ के। तो यहाँ पे ये हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना नेसेसरी हो जाता है। समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई हम बैलेंस क्यों करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को, तो आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लियर है। यहां पे बैलेंसिंग का तरीका जो है उसके लिए एक चीज आप याद रखेंगे कि जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा है, जैसे यहां पे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही रहेगा। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे कोफिशिएंट्स को लगा सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हो, यहाँ 3 लगा सकते हो, यहाँ पे काट के 4 लगा सकते हो। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप चेंज करना चाहें कर सकते हो, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे इन फॉर्मूला में। यानी कि जो सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे हुए हैं फॉर्मूला के, उनमें आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब बात आती है कि भाई बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे एक मेथड जो है वो कॉमन है, जो 10th क्लास में आप पढ़ के भी आए होंगे, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का सिंपल हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं तुक्का लगाना, कि भैया यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दे दी, जैसे यहाँ पे आपको दे दी आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई और इससे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब आपके पास कोई मेथड नहीं, आप क्या करें, नंबर लगा लगा के देखें। जैसे आयरन के यहाँ पे 2 हैं एटम्स, इधर प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं कि आयरन के एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही है। तो आप यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 लगाते ही आपके आयरन के एटम्स 2 हो गए, यहाँ पे हो गए। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इनको आपको इक्वल करना है, तो यहाँ पे आपको 3 लगाए। अब जैसे ही आपने 3 लगाए और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो टोटल ऑक्सीजन के एटम हो गए 6, और यहाँ पे अभी 3 रह गए। तो आपने यहाँ पे फिर 3 करने के लिए, यहाँ पे 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन तो 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को चेंज करते ही आपके आयरन भी चेंज हो गए, यानी कि 4 हो गई है। अब 4 को हमें इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को क्रॉस करके 4 लिखना होगा। यानी कि हम कोई मेथड फॉलो नहीं कर रहे, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर रहे हैं।
अब ये तो मैंने आपको बड़ा फास्ट बता दिया, आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन मैं आपको इसको हिट एंड ट्रायल जो है एक तरह से हम गैस करते हैं कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या आएंगे, और हमारे पास जब जिन भी कोफिशिएंट को लगाने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी कोफिशिएंट लगाने से नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, वो हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। कैसे लगाते हैं इसे टेंट ट्रायल को, ये समझिएगा। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, एक और तरीका है, कुछ रिएक्शंस के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो समझ लीजिए कब और कैसे करना होगा। ये स्टेप्स दे रखे हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट में स्टेप्स बताए वही स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नहीं। इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखो, जब भी आपको बैलेंसिंग करनी हो केमिकल रिएक्शन की, तो आप दो तरीके में क्लासीफाई कर लो। एक तो है भाई कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन क्या होती है सर? कंबशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है और उसकी रिएक्शन, या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट CO2 और वाटर ही फॉर्म हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं भाई कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन का मतलब आप समझ में आएगा, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएं, मतलब रिएक्टेंट भी फिक्स हैं और आपके प्रोडक्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये भी फिक्स हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो ये ही रहें, ये फिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करने के लिए एक ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस करें, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करें, और फिर लास्ट में आप किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसके अलावा अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, तो अगर कोई इनके अलावा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इस तरह का फॉस्फोरस है, इस तरह का एलिमेंट है, तो उसके बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। इस सीक्वेंस को आप फॉलो किस तरह से करेंगे, इसके एग्जांपल्स मैं कई सारे अभी कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दूसरे टाइप की रिएक्शंस देख लो। देखो, अब दूसरे टाइप की रिएक्शन है, कंबशन के अलावा जो भी रिएक्शन है आपके पास, उनको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, या तो हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसको यूज करें। ट्रायल एंड एरर मतलब बिल्कुल आपको लगा के कोफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लगा के देखने हैं, और जिससे भी नंबर ऑफ जो एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल आ जाएं, तो वही आपके फाइनल हो जाता है। मतलब इसमें तो कोई खास मेथड नहीं है, लेकिन इसमें भी हम आपको एक मेथड बताऊंगा कैसे कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो है वो है एल्जेब्रिक मेथड। ये एक तरह के कह सकते हो आप ट्रिक है, और ये ट्रिक भी कब लगानी है, ये एल्जेब्रिक या ट्रायल एरर मेथड कब यूज करना है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन मेथड है, जो आप रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम इसको अभी छोड़ेंगे। इन तीन मेथड को अभी हम पढ़ने वाले हैं, कंबशन रिएक्शन के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। ये तीनों चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिससे आप स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाए। समझिएगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन। पहचान तो आप जाएंगे ही कंबशन में, अभी मैंने बताया आपको। कंबशन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो फिक्स हैं और प्रोडक्ट भी फिक्स हैं। रिएक्टेंट हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई CO2 और वाटर बन गया। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो C3H8, ये भी हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। कैसे बैलेंस करना है ये समझिएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल है यार, समझ लो एक बार इसको। देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, कार्बन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो, कितने हैं, 1 है। यहाँ पे इसी जगह पे एक कार्बन है और एक ही कार्बन है। अब यहाँ पे कितना है, 1 है। कार्बन का नंबर कितना है, 1। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस ही है। अब हाइड्रोजन का नंबर आता है। हाइड्रोजन हमने देखा यहाँ पे कितने हैं भाई, 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोजन को 4 करना है, तो हम इस वाटर के आगे कोफिशिएंट लगा देंगे 2। अब 2 लगाते ही ये 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड में चेक करें, कितने हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, क्योंकि यहाँ पे आगे कोफिशिएंट जो है वो कुछ लग नहीं रहा है, तो 2 तो ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ पे एक H2O में 1 है और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। टोटल हो गया आपके पास 4। अब 4 हैं और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, हमें टोटल 4 एटम्स करने हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया काम। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। सारे के सारे हमारे पास बैलेंस हो गए। क्लियर है?
अभी तो समझिए, अभी तो मजा नहीं आया, अभी अगले में मजा आएगा। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन कितना है। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में कार्बन देखे 3, प्रोडक्ट साइड में कार्बन देखे, कार्बन का नंबर आया 1, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसको हमें करना है 3, तो हमने मल्टीप्लाई किया भाई यहाँ पे 3 से, और कार्बन 1 से हो गए 3। चलो बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन है 2, ठीक है, और तो कहीं प्रोडक्ट में है नहीं हाइड्रोजन। अब 8 को 2 को हमें कितना करना है, 8 करना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास इनमें मैंने आपको पहले बता दिया सब स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे चेंज किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया है तो एक वाटर में तो 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे CO2 में कितने ऑक्सीजन है 2, और हमने कितने से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 से, तो 3 2 जा 6 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए 10 हो गए, 10। अब हमें और रिएक्टेंट साइड में देखो कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 2, तो 2 को 10 करना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 से 10 हो गए, मतलब टोटल 10 हो गए, तो हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। आगे वाला देखिए, आगे वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां तक तो क्या है कि आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें दिक्कत आ सकती है, इसको भी समझ लीजिए कैसे करना है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्बन के नंबर ऑफ एटम है 4, यहां पे है कार्बन के नंबर ऑफ एटम 1, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 कार्बन, बिल्कुल बढ़िया। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पे 10 है, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 5 करते ही हाइड्रोजन का नंबर भी हो गया 10, बैलेंस हो गया। आगे बात करें ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में ही काउंट करेंगे, यहाँ पे कितना हुआ 4 2 जा 8, 8 तो इसमें हुआ, और यहाँ पे 5, यहाँ पे हुआ 5, ये हो गया, ठीक है, तो 13 हो गया। अब देखो यार 13 इधर है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, अब 13, 2 से 13 आप किसी भी नंबर से, क्योंकि ये तो एक इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड नंबर है, तो आप इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन इवन ही आएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लगाएं, क्या क्या लगाएं भाई, 2 लगाया, या यहाँ हम या तो क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे, 6 2 जा 13 हो जाएगा, ये तो कम रह गया, हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, 13 की जगह 6 की जगह 7 लगाया, 7 लगाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये तो बात नहीं बन रही। तो इसके लिए ट्रिक है क्या, देखो अगर ऐसा ऑड और इवन नंबर वाला काम नहीं आए तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब उससे मल्टीप्लाई करते ही आपके पास कितना हो गया, 13 2 जा 26 हो गए, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो कितना हुआ, देखो यहां पे हम करते हैं एक बार, 13/2 से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन को तो कितना हो गया 13 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये, अब आप कहेंगे सर ये फ्रैक्शन में नंबर आ गया, अब फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो अगर आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में नंबर आया है ना, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये होल नंबर में भी कन्वर्ट हो जाएगा चाहे तो, नहीं तो ये फ्रैक्शन में भी कोई गलत नहीं है, और फ्रैक्शन में 7.5 लिख दो या 13/2 लिख दो, बिल्कुल सही आंसर आएंगे, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आपके सारे ठीक हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कंबशन रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करना है, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। अब बात आती है ट्रायल एंड एरर को कैसे बैलेंस करते हैं। सर एक बार तो मैंने आपको फटाफट बता दिया था, लेकिन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो भी सीख लीजिए। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे Fe+O2 गिव्स Fe+Fe2O3, वैसे तो अभी इसको मैंने बैलेंस करके बताया था, लेकिन मेथड से बता देता हूं आपको क्या करना है। देखो रिएक्टेंट साइड जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट साइड जो है उसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो आयरन है और एक ऑक्सीजन है, सेम जो एलिमेंट हैं वो प्रोडक्ट साइड में भी होंगे, Fe और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले काउंट करो, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड में अगर देखें तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स 2 हैं एक में, और यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। अब आप क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो बैलेंस करना है वो करना है आपको जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 2 3, तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं 3,
तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, जिस भी एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको बैलेंस करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो ये 2 है और ये 3 है, मतलब एक ऑड है और एक इवन नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जहां ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है वहां इस प्रोडक्ट साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 से यहां पे कर दिया। और जहां पे यहाँ ये ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में या जिस सब्सटेंस में जिस मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट साइड में उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2 से कर दिया। अब हम नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोबारा से कैलकुलेट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन के नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया, 1 का 1 ही है। ऑक्सीजन के नंबर अब हैं 2 3 जा 6 हो गए, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, यहाँ पे आयरन का नंबर भी चेंज हो गया क्योंकि आयरन जो है उसी मॉलिक्यूल में है जिसमें ऑक्सीजन है, तो अब आयरन का नंबर जो है वो 2 2 जा 4 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के एटम जो है वो 6 हो गए। 6 6 यहाँ पे इक्वल हो गए, लेकिन अभी 4 से हमें 4 इधर है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 4 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे आयरन है उसके आगे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही आयरन का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन और आयरन दोनों अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे 4 4 आयरन के नंबर हो गए और 6 6 यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर हो गए, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। याद बस इसमें हिट एंड ट्रायल में आप एक ही चीज याद रख सकते हो, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के हैं उससे स्टार्ट करें और आप क्रॉस कर करके या हिट कर करके देखें कि ये कौन से नंबर से नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल हो रहे हैं। बस यही मेथड है, जो याद रखने वाली चीज है वो यही है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो मेथड मैं आपको ट्रिक वाला बता रहा था, एलजेब्रिक मेथड, वो कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इसको मेथड को इसी रिएक्शन के लिए, लेकिन ये यूज इस तरह के में नहीं करना है। किसके लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है, ध्यान से समझना। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर इसका उल्टा हो, उल्टे का मतलब क्या है कि एक क्या है आपके पास, जैसे CaCO3 है, हीट किया CaO बन गया और CO2, मतलब एक आपके पास रिएक्टेंट है और उससे 2 प्रोडक्ट बन गए, तो आप कभी भी एल्जेब्रिक मेथड का यूज ना करें। किसका यूज करें सब, उसका हिट एंड ट्रायल का यूज करें, आपको इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे, इजीली वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, जैसे 2 3 4 5 ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं, जैसे PbNO3 होल 2, यहां पे इसको हीट करते हैं तो PbO बनता है, NO2 बनता है और यहां पे ऑक्सीजन बनती है। अब यहां पे रिएक्टेंट तो एक है लेकिन प्रोडक्ट 2 से ज्यादा बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, 5 बन गए, या फिर 2 रिएक्टेंट ले लिए 3 प्रोडक्ट बन गए, या 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बन गए। इस तरह के जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर है, टोटल नंबर, वो 3 से ज्यादा हो जाए, यानी कि 2 प्रोडक्ट और जैसे यहां पे है 1 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट, या फिर ये भी हो सकता है 2 रिएक्टेंट हो जाएं और 2 ही प्रोडक्ट हो जाएं, या फिर ऐसा हो जाए 2 रिएक्टेंट हो जाएं 3 प्रोडक्ट हो जाएं, मतलब मोर देन 4 हो। मतलब क्या है कि मोर देन 4 हो, 4 या मोर देन 4 हो, तो आप किसका मेथड का यूज कर सकते हो, एल्जेब्रिक मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको मैं इस का यूज कैसे किया जाता है एल्जेब्रिक मेथड को वो समझाने के लिए मैं यही ले लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा। आप इसको सॉल्व इसके लिए भी कर सकते हो, इसको भी लगा के कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखो यहां पे आपको क्या करना है, इनके आगे आप क्या कर लें, कोफिशिएंट एज्यूम कर लें, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है, और वो है यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने, और बैलेंसिंग करते करते कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। चलो इतना मान लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, आयरन है और ऑक्सीजन, 2 ही एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को हम पहले से अज्यूम कर लें कि इक्वल है। जैसे अगर आयरन के यहाँ पे एटम्स की बात करें तो वो 1 एटम है, और ए से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये नंबर ऑफ एटम आयरन के हो जाएंगे 1। अगर प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आयरन के वो अगर इक्वल हो जाएं ए के, यानी कि Fe2O3 में Fe के 2 एटम हैं, अगर ये 2 और अगर इससे कोफिशिएंट हम जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो C हो, तो अगर 2C हो जाए तो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लें। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन में है O2 में 2 एटम्स हैं, और इसका अगर हम B से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2B। अगर 2B इक्वल हो जाए, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में नंबर देखो, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं Fe2O3 में, और अगर C से अगर इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3C। कितना हो जाएगा,
3C, यानी कि अगर 2B 3C के इक्वल हो जाए तो ये ऑक्सीजन भी दोनों साइड में इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आया यहाँ तक। अगर इसके अलावा ज़्यादा और भी कोई रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन, एक इक्वेशन बनेगी आयरन इसके Pb के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, इनके लिए सभी के लिए इक्वेशंस बनेंगी। अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो ज़्यादा इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई जिसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब आपको करना क्या है, अब इनमें से किसी भी एक कोफिशिएंट को आप 1 मान लें, चाहे a को मान लें, b को मान लें, c को मान लें, मैं 1 को मान लेता हूँ। a इक्वल टू 1 हो गई। अब a इक्वल टू 1 है तो आप क्या करें, इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। a इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू 2c हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब 1/2 c की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू भी है। अब c की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर हम c की वैल्यू पुट कर दें तो 2b इक्वल टू 3 इंटू 1/2 ये आ गया। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2b इक्वल टू 3/2 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/4। यहाँ 2 इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4 और c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/2। ये हमारे पास नंबर आ गए हैं। या तो हम डायरेक्ट ही इन नंबर्स को इसमें पुट कर दें, यानी कि हम क्या लिखें, a की वैल्यू 1 लिखें, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 1 इंटू Fe किया, Fe आ गया। प्लस b की वैल्यू हम लिखते हैं 3/4 O2, और यहाँ पे हम लिखें c की वैल्यू 1/2 Fe2O3। इससे भी हमारा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज आई हैं इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो हमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनको, उसका हमें क्या करना है, कॉमन लेके, और जो भी नंबर है उसको हाईएस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 और 4 में से जो हाईएस्ट नंबर आएगा वो 4 आएगा, तो हमने 4 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी नंबर्स को। तो a की जो नई वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 इंटू 4 करते ही 4 वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगी। और c की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, तो या तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लिख दो। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रेशो में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ये नंबर सिर्फ क्या आ गए, होल नंबर में आ गए हैं। तो हम इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और करके मैं लिख देता हूं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 4Fe प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3O2 गिव्स 2Fe2O3। यही वैल्यूज हम पहले भी मेथड में देख चुके हैं। देखो ये 4 3 2 यहाँ पे आए थे, 4 3 2 हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इतनी छोटी रिएक्शंस के लिए एल्जेब्रिक मेथड यूज ना करें। बड़ी जो रिएक्शंस हैं, इस तरह की रिएक्शन आप एक बार जब ट्राई करके देखेंगे तो एक बार में आपको हिट एंड ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इस तरह की जब कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह की इक्वेशन बना के कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड का यूज करेंगे, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। इसीलिए जब बड़ी इक्वेशंस हों तो एल्जेब्रिक मेथड का यूज कर लो, छोटी इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल यानी ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज कर लो, और अगर कंबशन मेथड है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस सीक्वेंस को फॉलो कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब ये जो रिएक्शन है वो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। CH4 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ये बैलेंस इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बैलेंस इक्वेशन आती है। अब इसमें क्या बोला है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, हमारे पास ये अमाउंट पूछा हुआ है कि वाटर का अमाउंट कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, कितना मास इसका प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रखा है। और हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी वो है 16 ग्राम हमारे पास क्या है, मीथेन है। अब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको मास इक्वेशन लिखी, या तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, मोल लिख लो। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल CO2 बनेगा, और 2 मोल हमारे पास क्या बनेगा भाई,
वाटर बनेगा। अब इनको मास में कन्वर्ट कर लो सबको। अब सबको इसके और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए, तो इनको मैं अभी हटा देता हूं। 1 मोल मीथेन का मतलब कितना है भाई, 16 ग्राम मीथेन होता है। और 2 मोल वाटर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 18 यानी कि 36 ग्राम वाटर होता है। क्लियर है, बड़ा सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन कि 16 ग्राम वाटर से कितना बनेगा हमारे पास, जो तो स्टोइक्योमेट्री वाला ही है, 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर फॉर्म होगा। डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर इस मोल स्टोइक्योमेट्री लगा लो। इससे बढ़िया है कि आपको स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स of methane are required to produce 22 ग्राम of water after combustion। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन है, वही इक्वेशन यहाँ पे ली हुई है। मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में यही ले रखा है, ये बैलेंस इक्वेशन ये है CO2 प्लस 2H2O। चलिए अब इसका मैं डायरेक्ट मास इक्वेशन लिख देता हूं जो अभी हमने बताई है। 16 ग्राम अगर हमारे पास मीथेन है तो 62 इंटू 32 ग्राम हमारे पास ये ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ से 44 ग्राम हमारे पास CO2 बनेगा, और 2 इंटू 18 ग्राम हमारे पास वाटर बनेगा। ये मास स्टोइक्योमेट्री है। अगर मोल की बात करें तो वही 1 मोल 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल और 2 मोल वाटर फॉर्म होगा। इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मास में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है भाई 22 ग्राम CO2, ये वाली जो CO2 है वो 22 ग्राम CO2 हमें पता करनी है या चाहिए, उसके लिए कितने ग्राम या कितने मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। चलो यहां से बड़ा सिंपल सा हो गया है। अब हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएं कि 44 ग्राम, ये वाला 44 ग्राम CO2 से CO2 अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए कितने ग्राम मीथेन चाहिए होती है, 16 ग्राम मीथेन चाहिए होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कितनी मीथेन चाहिए, 16 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 22। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम मीथेन हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मीथेन आएगा, ठीक है, 8 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमसे मीथेन के मोल्स पूछा है, तो 8 ग्राम मीथेन को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास मास गिवन है, तो मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा भाई, मास कितना है मीथेन का, 8 ग्राम हमारे पास आया, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना है, 16 ग्राम पर मोल। तो 16 से डिवाइड किया तो 1/2, या फिर 1/2 को ही हम 0.5 मोल लिख सकते हैं। तो हमारे को रिक्वायरमेंट कितने मोल की चाहिए, मीथेन की कितने मोल रिक्वायरमेंट चाहिए, 0.5 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट है। एक तरह से इस तरह से कर सकते हैं, या चाहें तो आप मोल की कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, यानी कि 22 ग्राम मीथेन को सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लें, और हम इसको बैक इक्वेशन लगाएं कि 1 मोल मीथेन के से 1 मोल मीथेन के लिए हमें 1 मोल CO2 के लिए हमें 1 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट है, और 22 ग्राम मीथेन का मतलब कितना होता है, इस 22 ग्राम को अगेन इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मास में मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मीथेन का कितना मोल आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 44 यानी कि 0.5 मोल आ जाएगा। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन चाहिए, तो 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।